हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ शिक्षकों को आवंटित की गई, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यान आकर्षण, इन तीनों मॉड्यूल्स की महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है उसकी श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम 5 वीडियो बना चुके हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं और साथ ही आप हमारे प्ले लिस्ट को भी व्यू कर सकते हैं। तो इस अभी तक जो भी हमने 5 वीडियो बनाए उनमें 30-30 प्रश्न रखते थे, लेकिन जबकि इस वीडियो में 64 क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। इन 64 प्रश्नों को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो अभी हाल ही में जो टीम है, स्टेट लेवल की हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, और जो आपके विद्यालय में जाएगी वो आपसे प्रश्न पुटअप करेगी, वो इन्हीं में से आपको फंसने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को। तो सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, मिशन प्रेरणा है क्या आखिर? तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है। और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न इसमें है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। इस बाद तीसरे प्रश्न की बात करें तो मिशन प्रेरणा का स्लोगन वाक्य क्या है? तो इसका जो वाक्य है वो है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न चौथा, इसमें मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? तो मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है। और ये बुनियादी शिक्षा क्या होती है? जो बेसिक शिक्षा है, यानी कि हम कहें नींव, जो किसी भी ऊपर बड़ी मंजिल बनाने के लिए आपको नींव जितनी अच्छी मजबूत करनी होती है, वही है बुनियादी शिक्षा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की पाँचवा, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? तो 4 सितंबर 2019 को 19 की देर रात को जो मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो भाषण घोषित किया गया, भाषण दिया गया पूर्व संध्या पर, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, तो वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 6, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित 2 विषयों के लिए मुख्य रूप से रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चों को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। उसका प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक के लिए 14 दक्षताएं, जबकि 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। इसके बाद में बात की गई प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के भाषा की अगर हम लक्ष्य की बात करें तो कक्षा 1 जो निर्धारित सूची होगी उनमें से 5 शब्द सही से पहचान लें। कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें, और कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब बात है कक्षा 4 की, तो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही उत्तर हल कर पाते हैं, और कक्षा 5 की अगर बात करें तो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक के लिए गणित का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो कक्षा 1 का जो छात्र है उसे जो निर्धारित सूची दी जाएगी उनमें से 5 संख्याओं को वो छांट ले, और उसके बाद में कक्षा 2 की अगर बात करें तो जोड़ एवं घटाव के 75% अंक 1 अंक की, यानी कि बिना हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही कर ले। 75% का अर्थ है 3/4, यानी कि 4 प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से यदि बच्चा 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वो 75% प्रश्नों को हल कर पा रहा है। इसी प्रकार कक्षा 4 की बात करें तो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो, और कक्षा 5 की बात करें तो भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हूँ। इसके बाद बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की, तो ये है, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
तो मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? तो ये 4 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर प्रारंभ हो गया था, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 31 अक्टूबर 2021 तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो जो हस्त पुस्तिकाएँ वितरित की गई हैं अध्यापकों को वो 3 हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आधारशिला क्या है? यह एक मॉड्यूल है, इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन तीनों कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। नंबर 1, पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य संकेतक हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं भाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW है। तो इसका फुल फॉर्म है, L से लिसन यानी कि लिसन सुनना, S से मतलब स्पीकिंग बोलना, R से मतलब रीड यानी पढ़ना और W से मतलब राइटिंग यानी लिखना। तो ये क्रम इसका होना चाहिए। तीसरा भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का है। और चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा गणित प्रवेशी अध्ययन के लर्निंग आउटकम और संबंधित गतिविधियों का आकलन है। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। 6वें भाग में शिक्षण संदर्श का दैनिक समय सारणी, कक्षा 1, 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। अब बात करते हैं ध्यानाकर्षण क्या है। यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसके ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं। इसमें 17 प्रकार की तकनीकी डिजाइनों की गई हैं, बल्कि हम कहें यहाँ पर तो 18 तकनीकों का प्रयोग किया गया है ध्यानाकर्षण में। इनके 3 चरण हैं। ध्यानाकर्षण की तकनीक कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ग्रुप वर्क, नंबर 2, पेयर लर्निंग, पेयर लर्निंग का मतलब सहपाठी के साथ सिखाना, और तीसरा है प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि कई तकनीक हैं। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम है। ऐसे आशय है कि परिणाम यानी दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। अब बात करते हैं नेक्स्ट शिक्षण संग्रह की। तो शिक्षण संग्रह एक ऐसा पिटारा होगा जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं। जहां 2 शिक्षक हैं वहां टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए। जहां 3 शिक्षक हैं वहां कैसे पढ़ाई कराई जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी? तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था की गई है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। और प्रेरणा तालिका की बात करें तो प्रेरणा तालिका में उप विषय और उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन कौन सी हैं? तो प्रभावी शिक्षण तकनीक की अगर बात करें, संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, उसके बाद में कक्षा प्रबंध बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कैसे करना है? तो शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, प्रश्न पूछना। तो सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना। उसके बाद समूह कार्य की बात करें तो जोड़ी में कार्य, प्रवेशी संसाधनों का उपयोग। उसके बाद अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। शैक्षिक भ्रमण की बात करें तो सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। इसके बाद में बात करते हैं परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएँ होंगी? तो परिषदीय विद्यालयों में अब पंजिकाओं को कम करके 40 से 14 पर कर दिया गया है।
उसके बाद में ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? तो अप्रैल और मई के मध्यावधि में इसका आयोजन किया जाएगा। अब अप्रैल और जुलाई, सॉरी यहाँ पे अप्रैल और जुलाई। इसके बाद ई पाठशाला क्या है? यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स, स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। उसका 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है? आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है? तो ई पाठशाला मुख्य रूप से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीविज़न और उसके बाद आकाशवाणी और वेबसाइट और दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित की जा रही है। प्रश्न नेक्स्ट है, प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करनी है? प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में आयोजित करनी है। उसके बाद निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? निष्ठा प्रशिक्षण में 18 मॉड्यूल हैं। बाला का मतलब क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। उसके बाद ERAC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ELPS क्या है? एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। इसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना में मुख्य अंतर ये हैं। नंबर 1, पाठ्य योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, जबकि शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। पाठ्य योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ्य योजना का निर्माण होता है। पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, पाठ्य योजना है क्या, किसे कहते हैं? जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। इस इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं शिक्षण योजना क्या है? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उसे योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना में को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो उसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। उसके बाद में भाषा सीखने के क्रम क्या है? तो इसका है सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद निष्ठा की बात करें, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसके बाद बात करते हैं दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का मुख्य जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। इसके बाद में NAS, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आप जानते ही होंगे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। बाद में बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न, ARP का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो लगभग 20 विद्यालयों के सैंपल के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित की जा सकती है? तो प्रेरणा तालिका त्रैमासिक होती है, 3 माह के अंदर इसे किया जा सकता है। प्रेरणा तालिका को कौन कौन प्रमाणित करेगा? विद्यालय का प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक। ELPS क्या है? ये गणित सीखने सिखाने का क्रम है। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? तो विद्यालय विकास योजना को तैयार करने के लिए मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन, उसके बाद में लक्ष्य का निर्धारण, फिर कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? तो अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अब विविधता युक्त जो बच्चे होते हैं उसमें आपके जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी शामिल हैं और जो तीव्र बच्चे हैं वो भी शामिल हैं।
उसके बाद समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं, तो सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चे। भाषा के कितने रूप हैं, 2, मौखिक और लिखित रूप। उसके बाद आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का है, 50 दिन का। उसके बाद ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाएगा, तो इसको सत्र के प्रारंभ में लागू किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे, तो ये 15 प्रश्न होंगे। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं, 25 प्रश्न होते हैं। अब बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न, आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो आकलन प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं, जबकि 6 से 8 तक के लिए 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। अब देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होता है, तो 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक रखे जाते हैं तथा कुल 15 या 45 अंक का पूर्णांक होता है, जबकि 6 से 8 तक कुल 25 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, यानी कि 25 या 75 अंक का पूर्णांक मिडिल में और प्राइमरी में 45 अंक का पूर्णांक रखा गया है। अब बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न की, तो 61 नंबर है, आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना होगा, 2 दिन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न, अंक के आधार पर बच्चों के कितने समूह बनेंगे। अंक के आधार पर बच्चों को 3 समूहों में बांटा जाएगा, ए, बी और सी। कक्षा 3 से 5 तक के लिए 21 से 45 अंक ए, 16 से 20 अंक बी और समूह सी बनेगा 0 से 15 अंक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 63 अभी और उच्च प्राथमिक में किस प्रकार से इनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के आधार पर इनको श्रेणीकरण करना है ABC में। 35 से 75 के बीच में A, 26 से 34 के बीच में B और 0 से 25 के बीच में C ग्रुप में बांटना है। अब बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न की, तो जो 63 नंबर प्रश्न है वो है, भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी, तो 40 मिनट की होगी, जिसमें सुनना बोलना 15 मिनट, पढ़ना लिखना 20 मिनट और आकलन और सुधार 5 मिनट। गणित शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी, वो भी 40 मिनट की होगी। ठोस वस्तुओं के बारे में वार्ता 10 मिनट, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में वार्ता 10 मिनट, चित्रों पर कार्य 10 मिनट, प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट। तो इस प्रकार से 64 प्रश्न पूरे हुए और ये था भाग 6। ऐसे ही भाग आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल से ज़रूर जुड़ते रहें। इस वीडियो में जो PDF प्रयोग की गई है, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।